नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जो पड़ोसी देश भूटान के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो ये जो है इसमें से आपको सभी हो जाएगा। क्या होगा? सभी। आपको असम भी साझा करता है, पश्चिम बंगाल भी और अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों जो है आपको भूटान के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आगे कहता है, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है। कहता है अरावली पहाड़ी जो है इसके पश्चिमी छोर से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है। तो ये निकलती है आपको लूनी और माही। लूनी और माही ये दोनों नदियाँ निकलती है अरावली के पश्चिमी छोर से। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आगे कहता है सेंडल सेंडल पीक की अवस्थिति है। कहता है सेंट्रल पीक जो है इसकी अवस्थिति क्या है। तो इसकी अवस्थिति जो है आपको उत्तरी अंडमान है। क्या? उत्तरी अंडमान है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान। चलिए आगे है। आगे कहता है दिए गए विकल्प में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन नहीं है। तो ये आपको पेनगंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि अरावली और पंचगंगा, मूसी ये तीनों नदियां जो है आपको कृष्णा नदी की सहायक नदी है, लेकिन पेनगंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक ओसिंचित खेती की जाती है। भारत में जो है वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ अत्यधिक से ओसिंचित खेती की जाती है। तो ये की जाती है आपको दक्कन के पठार में। यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे जो कहा जाता है आपको लू कहा जाता है। क्या? लू कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लू। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या फिर विकसित देशों में समान नहीं होती है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन सी विशेषताएं हैं जो विकासशील या फिर विकसित देशों में समान नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तकनीकी उन्नति जो होता है ये समान नहीं होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता जीएसटी किस प्रकार का कर है। जीएसटी जो है यह किस प्रकार का कर है। तो ये आपको वो अप्रत्यक्ष कर है। क्या? वो अप्रत्यक्ष कर है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र जो है इसमें विनिवेश को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपको निजीकरण। क्या? निजीकरण कहा जाता है। ए नंबर से आंसर होगा निजीकरण। चलिए आगे है। आगे कहता है आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। आय और उपभोग जो है इसमें किस प्रकार का संबंध है। तो इसमें जो आपको प्रत्यक्ष संबंध है। क्या? प्रत्यक्ष संबंध है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा घटक है जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक है। तो ये जो मुख्य कारक है ये आपको सभी हो जाएगा। प्रदूषण, ओजोन क्षरण और ग्रीन हाउस गैस, ये सभी हो जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सभी। आगे कहता है क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष कहता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसे किस वर्ष यूनेस्को द्वारा, ये यूनेस्को होगा, यूनेस्को द्वारा स्वीकार किया गया है। तो ये किया गया आपको 1997 में। कब? 1997 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1997। आगे कहता है निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित करें। नीचे जो दिया गया है उसे सुमेलित करने के लिए कहा गया। आइए देखते हैं। कहता है कि सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है। सिमलीपाल अभ्यारण्य आपको उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में है। तो आपको एक से मिल जाएगा। और गिरि राष्ट्रीय उद्यान आपको गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। तो ये 4 से मिल जाएगा।
और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तराखंड में है तो आपको 3 से मिल जाएगा। और सरिस्का अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में है तो आपको 2 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार 1 4 3 2 1 4 3 2 हो जाएगा। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सत्य फल, सत्य फल किस में विकसित होता है? सत्य फल जो है किस में विकसित होता है? तो ये जो विकसित होता है आपको अंडाशय, कहाँ? अंडाशय में विकसित होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है कि कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कॉड लीवर तेल जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये आपको विटामिन डी से संबंधित है। ए नंबर से आंसर होगा विटामिन डी। निम्नलिखित में किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको राइबोसोम को। किसे? राइबोसोम को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा राइबोसोम। आगे कहता है वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे जो है क्या कहा जाता है? कहता वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आपको प्रोकैरियोटिक कहा जाएगा। प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आलू। ए नंबर से आंसर होगा आलू। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? ध्यान रखिएगा सही है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में जो है सही दिया गया है? तो यह सही है, फ्लोएम पानी और खनिजों का परिवहन करता है। ए नंबर से आंसर, ये सॉरी दोस्तों, ये कहता फ्लोएम, ये गलत हो जाएगा। फ्लोएम आपको पानी और खनिज नहीं होगा, ये आपको होगा फ्लोएम जो है फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। तो यहाँ आपको बी नंबर से क्या होगा? बी नंबर से आंसर हो जाएगा। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, ये स्टैटिक्स क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है, तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। कहता है कि स्थानीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? कहता स्थलीय हरे पौधे जो होते हैं इसके पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको 1%। कितना? 1%। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1%। आगे कहता कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए, कहता कैल्शियम कार्बाइड जो है इसे इसका उपयोग जो होता है हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह गैस बनाता है। तो यह जो है आपको एसिटिलीन गैस बनाता है, इसलिए इसका प्रयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एन कोष क्या है? एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कहता है एन कोष जो है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 32 होता है। कितना? 32 होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 32। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व है जो सभी गैस है। कहता आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें उस समूह का नाम आपको बताना है जिसमें ऐसे तत्व होते हैं जो सभी गैस हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको समूह 18। क्या समूह? 18। डी नंबर से आंसर होगा समूह 18 में जो है उपस्थित सभी तत्व गैस होते हैं। कहता प्रेरक क्या है? प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। तो ये जल में घुलकर आपको OH आयन मुक्त करते हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता स्थितिज ऊर्जा के प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्थितिज ऊर्जा के प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी वह सत्य दिया गया, इसमें कोई भी सत्य नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि सभी गलत दिए गए हैं, कोई भी सत्य नहीं है। चलिए आगे कहता निम्नलिखित में कौन सा तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? कहता नीचे दिए गए तरंगों में कौन अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो जो नहीं है ये आपको सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे जो है ये आपको अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, बाकी सब आपको अनुप्रस्थ तरंग है। ध्यान रखिएगा। तो यह डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि नहीं है। चलिए आगे है, कहता भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ था। इसका सृजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको कांडला में। कहाँ? कांडला में। ए नंबर से आंसर होगा कांडला। आगे कहता भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय पंचवर्षीय योजना जो था इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहता भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान जो है कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको
झांसी में, कहाँ, झांसी में, सी नंबर से हो जाएगा झांसी। आगे कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह संरक्षण जो प्रदान करता है आपका अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 21, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, ये जो एस्थेटिक्स क्वेश्चन है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन इसका होते रहता है, इसीलिए इसे पूरा वीडियो को देखिए, इसे लाइक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? कहता सेवा के अधिकार जो है इसकी अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई है? तो ये सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुई है ब्रिटेन में, कहाँ, ब्रिटेन में प्रारंभ हुई है सर्वप्रथम, ए नंबर से आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं? कहता भारत के राष्ट्रपति जो है जो है भारत के राष्ट्रपति अपना शक्ति जो है किसे प्रयोग करता है, किसके माध्यम से अपना शक्ति प्रयोग करता है? तो ये उपयोग करता है आपको सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? कहता नीचे दिए गए में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, ये आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये आपको गैर संवैधानिक निकाय है। उसके बाद कहता है कि वित्त आयोग, ये आपको संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये भी आपको एक जो है आपको गैर संवैधानिक निकाय है। और लोकपाल, ये भी गैर संवैधानिक निकाय है। तो इस प्रकार आपको 1, 3, 4 हो जाएगा, तो यहाँ सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो एक गैर संवैधानिक निकाय है, लेकिन वित्त आयोग जो आपको संवैधानिक निकाय है, ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची में किस सूची का विषय है? कहता जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची में सूची के किस सूची में विषय है, किस सूची का विषय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है समवर्ती सूची का विषय, किसका, समवर्ती सूची का विषय है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख जो होता है ये होता है आपको राज्य के राज्यपाल, ए नंबर से आंसर होगा राज्य के राज्यपाल। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस समिति या फिर आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो ये जो किया था, सिफारिश किया था पंचायतों का, तो ये किया था आपको अशोक मेहता समिति ने। किसने? अशोक मेहता समिति ने, बी नंबर से आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। चलिए आगे है। आइए अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान दिया गया है और दूसरे सूची में स्रोत किस देश से लिया गया है ये दिया गया है, तो आपको मिलान करना है। कहता मंत्रिमंडलीय सरकार जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन, सॉरी दोस्तों, ये जो, हाँ, ये ब्रिटेन से लिया, कहाँ, ब्रिटेन से लिया गया है, तो 1 से मिल जाएगा। केंद्रीय राज्य संबंध जो है यह आपको कनाडा से लिया गया है, यह भी 1, 2, बी जो है 2 से मिल जाएगा। आपात उपबंध जो है, आपात उपबंध आपको जर्मनी से लिया गया है, जिसे आपातकाल कहा जाता है, ये जर्मनी से लिया गया है। और मूल अधिकार आपको अमेरिका से लिया गया है। तो इस प्रकार ये सुमेलित है, तो आपको 1, 2, 3, 4 क्रमबद्ध ये सुमेलित ही है, तो ये नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? कहता है सल्तनत काल में राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता था वह क्या कहलाता था? तो वह जो है आपको वजीर कहलाता, क्या, वजीर कहलाता था, ए नंबर से आंसर हो जाएगा वजीर। आगे कहता है चार बाग बनाने की परंपरा जो है की शुरुआत किस शासक के समय में हुई थी? 4 बाग बनाने की परंपरा किस शासक के शासन में शुरुआत हुई है? तो ये उसका सही आंसर हो जाएगा आपको अकबर के समय। कब? अकबर के समय, बी नंबर से आंसर हो जाएगा अकबर के समय में। सॉरी दोस्तों, आइए आगे कहता है मंदसौर, क्या मंदसौर अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? मंदसौर अभिलेख जो है यह निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? यह आपको अशोकवर्मन से, किसे? अशोकवर्मन से संबंधित है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ह्वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिएगा, गलत है। कौन सा कथन ह्वेनसांग के संबंध में गलत है? तो आइए देखते हैं। कहता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, सही है, यह गलत नहीं, सही है। इसका भ्रमण जो है वृत्तांत सियूकी में वर्णित है, यह भी सही है। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है, यह भी सही है। हम लोग को गलत ढूंढना था, लेकिन यहाँ तीनों सही दिया गया, तो डी नंबर से आंसर उपयुक्त में सभी सही है, गलत इसमें दिया ही नहीं गया है। चलिए आगे है।
कहता कि सिंधव, क्या सिंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह आपको सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? सतलज नदी के किनारे स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया है? तो ये किया है आपको शाह आलम द्वितीय ने। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों। कहता प्रमुख जैन तीर्थकरों में, प्रमुख जैन तीर्थकरों में अरिष्ट, क्या? अरिष्ट नेमी, ये 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये 22वें क्रम का तीर्थकर था, तो इसके प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका प्रतीक चिन्ह जो था आपको शंख था। क्या था? शंख था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शंख। चलिए आगे कहता है लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थाई बनाया? कहता है कि लंगर व्यवस्था जो सिख परंपराओं में चलाई जाती है इसे अस्थाई किसने बनाया है? तो ये अस्थाई रूप से इसे जो बनाया है गुरु अंगदेव ने। किसने? गुरु अंगदेव ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था? ये आपको वारेन हेस्टिंग्स। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने लाया था। ये नंबर से आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो किया गया था यह किया गया था आपको 1906 में। कब? 1906 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपको पेरिस में। कहाँ? पेरिस में इसका मुख्यालय है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 49वीं समांतर रेखा जो है निम्न किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ये जो है आपको यूएसए और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। 49वीं समांतर रेखा है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? निम्नलिखित में से वो कौन है जो मूल राशि नहीं है? तो मूल राशि आपको आयतन जो है मूल राशि नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा आयतन मूल राशि नहीं है। अब चलिए हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। कहता है सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां थे। कौन? सैयद वंश के संस्थापक जो थे आपको खिजर खां थे। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। लोधी वंश का संस्थापक बहलुल लोधी था। कौन था? लोधी वंश के संस्थापक बहलुल लोधी था। और 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोधी के द्वारा ही किया गया था। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। कौन? देवल जो था सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। चलिए आगे है। आगे कहता विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का नामक दोनों भाई थे। आगे कहता विजयनगर की राजधानी जो थी ये आपको हम्पी थी। कहाँ थी? विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। इस वंश का शासक बुक्का वन जो था देवमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम जो था इसके शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के शासन में जो है आपको जगबेटकर की संज्ञा दी गई थी। देवराय द्वितीय को जो है जगबेटकर की संज्ञा दी गई थी देवराय द्वितीय को। कृष्णदेव राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री डिमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था। उस समय कृष्णदेवराय का शासनकाल चल रहा था। आगे कहता अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। किसने? तो बाबर ने। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालीकोटा युद्ध था। विजयनगर जो साम्राज्य का पतन हुआ है इसका प्रमुख कारण तालीकोटा का युद्ध था जो कि 23 जनवरी 1565 में हुआ था। तो ये जो भी महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य था ये समाप्त हुआ और जो भी स्टैटिक्स वस्तुनिष्ठ था ये भी समाप्त हुआ है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और यूजफुल रहा तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए
और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।